अस्सलाम वालेकुम। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है वो है टेंसर। तो जो हम पहले पढ़ रहे थे वो इसी को रीड करने के लिए इसकी कुछ बेसिक्स थी, जिसमें जो डाटा आता है फिर ठीक है। मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको फिर से एक दफ़ा याद करवा देता हूँ कि हमने कनोको डेल्टा मेन चीज़ पढ़ी है। फिर हम लोगों ने एप्सिलॉन वाला थ्री वाला पढ़ा है, साइक्लिक एंटी साइक्लिक, और वो और कुछ हमने पढ़ी है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, प्रॉपर होती है और इम्प्रॉपर होती है। उसके अलावा हमने कोई इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ी। तो या इनवेरिएंट हमने फंक्शंस को देखा और वेक्टर्स को देखा। अच्छा, आ गया था टेंसर। वी नो दैट, इसको जरा देखते हैं। पहले भी मैंने स्टार्ट में इसका तारुफ करवाया था। स्केलर इज अ क्वांटिटी हु स्पेसिफिकेशन इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्ड जस्ट वन नंबर। मीना स्केलर को जाहिर करने के लिए हमें जस्ट एक नंबर की जरूरत होती है। इट्स मीन स्केलर हैज ओनली वन कंपोनेंट। ठीक है, तो मीन की उसकी ओनली मैग्नीट्यूड होती है। लेकिन अगर हम अदर हैंड देखें एक दूसरे सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो रिक्वायर द थ्री नंबर कॉल्ड द कंपोनेंट। कुछ हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको जाहिर करने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। स्केलर एंड वेक्टर बोथ स्पेशल केसेस ऑफ द मोर जनरल ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेंसर। कि टेंसर एक बहुत बड़ी चीज है, ये उसके केसेस हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक हो गया। किस तरह से कि टेंसर का ऑर्डर n होता है, हुज स्पेसिफिकेशन इन एनी गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज थ्री की पावर n। जैसे मिसाल के तौर पे कि थ्री की पावर अगर जीरो लेंगे तो दैट विल बी वन। इसका मतलब है स्केलर की जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सही है। तो उसमें कंपोनेंट कितने होंगे, वन। अगर मैं कोई वेक्टर लिखता हूँ जैसे हम फिजिक्स में लिखते हैं, तो ये आता है 2i प्लस 3j। तो कोई बताएगा कि ये वाली इसमें तो हमारे पास टू कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो ये वेक्टर होगा या स्केलर होगा? बताएगा कोई? क्योंकि हम तो इसमें पढ़ रहे थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर वन, या तो थ्री कंपोनेंट्स हैं या नाइन है। तो क्योंकि ज्यादातर वेक्टर्स हम इस तरह से पढ़ते हैं, तो भला ये क्या होगा? वेक्टर ही है, ये थर्ड कंपोनेंट जीरो है इसका। एग्जैक्टली अगर क्योंकि ये प्लेन में आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर थ्री की बात कर रहे थे, तो यहाँ इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो जीरो है। तो इसको ये नहीं समझना कि ये कोई सेंटर वाली चीज है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अ रैंक ऑफ अ टेंसर इज इफेक्टली द नंबर ऑफ सुफिक्स यूज्ड इन इट। तो जितने उसमें, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे सुफिक्स के बारे में, जितने उसमें सुफिक्स यूज हो रहे होते हैं वो बेसिकली उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है टेंसर का, या उसका क्या होता है, रैंक होता है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द जीरो ऑर्डर टेंसर। तो वो जीरो ऑर्डर टेंसर पहले हमने जिक्र कर लिया कि वो क्या होंगे, जाहिर बात है वो स्केलर्स होंगे। ठीक है। तो स्केलर होंगे तो इसका मतलब है उसके लिए हम एक स्केलर फाई फंक्शन लेंगे। तो उसमें तो हमारे पास अगर इफ फाई इज द वैल्यू ऑफ स्केलर इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम के एंड फाई प्राइम इज द वैल्यू एंड अदर, तो देन हमारे पास, अगर ये हमारे पास दो सिस्टम में उसका स्केलर फंक्शन लें, तो था सा टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर, मीन का जो स्केलर नंबर होगा और उस पर हम जो फाइव फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी स्केलर इनवेरिएंट होगा। तो ये पुरानी चीजें। आगे आता है फर्स्ट ऑर्डर। तो थ्री की पावर वन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में सॉरी, इधर क्या, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में कितनी टर्में आएंगी, तीन टर्में आएंगी। तीन आएंगी ना, थ्री की पावर वन। तो ये जिस तरह से हमने ये वाली चीज को पढ़ा था पिछली, कि हम एक वेक्टर्स को दूसरे जो सिस्टम में किस तरह से करते हैं, तो ये उसी तरह से ये हमारे पास क्या आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया। उसी तरह से ये उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे आता है सेकंड ऑर्डर टेंसर। सेकंड ऑर्डर टेंसर्स की जो इक्वेशन होती है वो ये वाली होती है। ठीक हो गया। कि इसमें थ्री की पावर टू है, तो थ्री की पावर टू है तो उसमें टर्में भी कितनी आएगी, 27 आएगी। तो 27 इसको जाहिर बात है, जब इसको इसका ये वाला जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये बस एज ए एमसीक्यू के तौर पे याद रखिए, जैसे वो हमने पढ़ी थी कि ये इसकी कौन सी इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो इनका भी हम क्या बना सकते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखें, द नाइन कंपोनेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर टेंसर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। आगे दूसरे को इस तरह से लिखा है, तो इस मीन के उसने यहाँ पे ये वाले को
इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मीन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन ऐसा कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही है। आगे कुछ एग्जांपल्स में हमारे पास ये है, प्रूव दैट ए आई एंड बी जे आर टू फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो हमने इनकी प्रोडक्ट को, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, टेंसर, तो अगर उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी दैट विल बी अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रूव दैट कनोकर डेल्टा जो होता है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। कनोकर डेल्टा जो होता है ये टेंसर टू रैंक का होता है, ठीक है, रैंक टू का। किस तरह से, ये लास्ट पे आपको जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टू ऑर्डर का होता है, ठीक है। आगे थर्ड ऑर्डर टेंसर में हमारे पास क्या आ जाता है, थ्री की पावर थ्री। पहले हम थ्री की पावर मान ले रहे थे, फिर थ्री की पावर टू, तो उसमें नाइन टर्में आ रही थी, फिर हम थ्री की पावर थ्री ले रहे हैं, तो इसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो ये बन रही है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली आ गई। मेरे ख्याल में यहाँ 27 टर्म्स का नहीं है, तो यहाँ पर इसमें कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जिस तरह से अगर ये तीन वेक्टर्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के, तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास सीधा टेंसर ऑफ ऑर्डर थ्री आ जाएगा, ठीक है। वाइल जो हमारे पास फर्स्ट हम ले रहे थे उनका ऑर्डर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट लें तो वो क्या आ जाते हैं, ऑर्डर ऑफ थ्री। तो ये सारे के सारे एज एम सी क्यूज हमने, क्योंकि जाहिर बात है एज एम सी क्यूज की ही तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं। प्रूव दैट द अल्टरनेटिंग सिंबल जो होता है, पहले हमने पढ़ा है कनोकर डेल्टा जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा था या सेकंड ऑर्डर का पढ़ा हमने, कनोकर डेल्टा। सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पर ये जो है अल्टरनेटिंग सिंबल, जिसको मैं बार बार एप्सिलॉन का बोल रहा हूँ, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का मतलब रैंक थ्री का। तो यहाँ पर ये इसका प्रूफ है, थ्योरम वगैरह है, ठीक है। हायर ऑर्डर टेंसर क्या होगा, हायर ऑर्डर टेंसर के लिए ये अगर हम याद रखें तो ये सबसे बेहतर है। तो उसमें थ्री की पावर एन हो जाएगी, तो उसमें टर्में कितनी आ जाएगी, nth कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो ये उसकी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। आगे आ जाता है अलजेब्रा ऑफ टेंसर, कि हम एडिशन ऑफ टेंसर, जैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ। तो अगर ये हमारे पास the difference of two tensor of the same rank is also tensor whose component are equal to the difference of tensor। तो यहाँ पर एडिशन क्या है, sum of two or more tensor of the same rank is a tensor whose component are equal to the sum of the corresponding component of the individual tensor। तो ये उसी तरह से यहाँ पर भी आल्सो एडिशन ऑफ अ टेंसर इज अ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, वेक्टर्स की तरह ही स्टडी है, ठीक है। तो क्योंकि टेंस ये जनरलाइज फॉर्म है, यहाँ पर ये दो हमारे पास टेंसर है रैंक टू के, रैंक टू थ्री की पावर टू मीन नाइन पर में। तो प्रूव करें कि ये जो इनका डिफरेंस आएगा, ये सम आया है, पहले तो सम लिया है, वो भी रैंक टू का है, जो डिफरेंस है वो भी रैंक टू का ही है। अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या हम डिफरेंट ऑर्डर जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर वेक्टर सॉरी टेंसर्स के, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर उनके जो रैंक हैं या जो डिफरेंट हैं, क्या हम उनको ऐड कर सकते हैं, यस। नहीं कर सकते, ऊपर लिखा था ये ठीक है, पॉइंट था कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक हो गया, सही है। तो ये भी एक एमसीक्यू है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टेंसर बाय अ स्केलर। अगर हम जैसे वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी टेंसर को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टेंसर ऑफ एनी रैंक स्केलर यील्ड अनदर टेंसर ऑफ द सेम रैंक। जैसे हम वेक्टर्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो दोबारा हमारे पास वेक्टर ही आता था। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि अगर स्केलर के साथ किसी टेंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा से उसी ही सेम ऑर्डर का टेंसर आएगा। तो टेंसर की स्टडी आसान है, अगर वो पिछली हम जो है वो कर लें अच्छी तरीके से। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ टेंसर, टेंसर्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ अ टू और मोर टेंसर इज अ टेंसर हुज कंपोनेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द टेंसर प्रोडक्ट इज अ क्लियरली द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ द गिवन टेंसर। मीन कि अगर एक टेंसर का जो रैंक है, यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है नीचे, उसका रैंक थ्री है, दूसरे का रैंक कितना है, टू। तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो रैंक क्या आएगा, ऑर्डर फाइव, ठीक है।
मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास उनके रैंक का सम होता है। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ द टेंसर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अगर हम इसको देखते हैं तो जैसे वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, तो ये भी नॉन कम्यूटेटिव का नीचे दिया गया। तो यहाँ पर लिखा है द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या टेंसर ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इज समटाइम्स कॉल्ड डाइएडिक टेंसर और जस्ट डाइएड। इसका मतलब है कि अगर हम टू वेक्टर्स या फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसको हम तीन कंपोनेंट होते हैं, तो दो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइएडिक टेंसर, जो आम तौर पे कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। आगे आता है जी कंट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर, द प्रोसेस ऑफ द सेटिंग टू इंडेक्सेस इन अ टेंसर इक्वल एंड समिंग ओवर द रिपीटेड इंडेक्स इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से थ्री पॉसिबल कंट्रैक्शन ऑफ अ थर्ड ऑर्डर टेंसर ए आई जे के, ए आई आई सॉरी ए आई जे के, इसकी अगर कंट्रैक्शन देखें तो ये क्या है, ए आई आई के, ए आई जे आई, ए आई जे जे। इसके मतलब को आप समझें कि यहाँ पे ए आई जे जो था ये वाला, ये थर्ड ऑर्डर क्या है, टेंसर है, थर्ड ऑर्डर। तो टू थ्री पॉसिबल कंट्रैक्शन ऑफ अ थर्ड ऑर्डर टेंसर को हम इसकी मदद से लिखें, जिस तरह से हम वो सुफिक्स वाला क्राइटेरिया पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आई आई जो है इंडेसिस लिखा हुआ है ना, प्रोसेस ऑफ सेटिंग टू इंडेसिस इन अ टेंसर इक्वल एंड समिंग ओवर द रिपीटेड इंडेसिस। तो यहाँ पर आई आई एज अ सुफिक्स यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का ही होगा। अच्छा, आगे आता है ए आई जे आई, ये वाला, तो ये उसकी पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं। तो आगे इसी कंस्ट्रक्शन जो हमने टेंसर्स की की है, इसी का एक थ्योरम है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंसर ऑफ ऑर्डर जिसका ऑर्डर टू से ग्रेटर होता है लीव्स द टेंसर ऑफ ऑर्डर n माइनस टू। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है वो टू टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मीन कि अगर हम n3 ले लें तो हमारे पास बाद में किस ऑर्डर का आएगा, वन ऑर्डर का आएगा। ये लास्ट दिया भी होगा, ये देखें, ठीक। We know that the contraction of a tensor leads to the n minus 2. This tensor of order to n minus 1 can then contracted, अगर करेंगे कंट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर माइनस टू हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, n माइनस फोर। तो अंटल वी obtain a tensor लेस देन टू, तो इसका मतलब है हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं यहाँ, ताकि उसका रैंक जो है वो टू से लेस ना आ जाए। ठीक। इसके बाद उसकी, जैसे हम आउटर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पर इनर मल्टीप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग टेंसर, ठीक है, आउटर मल्टीप्लिकेशन एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम उसकी क्या करें, आउटर मल्टीप्लिकेशन करें और उसके बाद उसको क्या कर दें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे कि ये दो हमारे पास क्या थे, टेंसर हैं, एक रैंक थ्री का है, एक रैंक टू का है। ठीक है, तो जब जाहिर बात है इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रैंक क्या आ जाएगा, बेसिकली तो उनका रैंक आ जाएगा फाइव। लेकिन अगर हम इनर में देखें तो इनर में तो बाद में हमने उनको क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो ऑर्डर है वो टू क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। क्या हम इसको अगेन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस। तो उसके बाद उसका ऑर्डर क्या रह जाएगा, वन आ जाएगा रैंक। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो बार बार जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, लेकिन अगर हम इनको अच्छे तरीके से कर लें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इफ ये दो हमारे पास टेंसर ऑफ रैंक एम एंड एन के देन एनी ऑफ देयर इनर, तो उनका फार्मूला क्या बन जाएगा, एम प्लस एन माइनस टू। ये तो सिंपल बात है, हमने वो पीछे भी पढ़ लिया। आगे आता है क्वोशंट थ्योरम। क्वोशंट, यहाँ पर इस चैप्टर में आई थिंक से दो ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एक इंटरेक्शन थ्योरम और दूसरा क्वोशंट थ्योरम।
तो यहाँ पर इफ एन इनर प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी x with the arbitrary tensor is itself a tensor then x is also a tensor। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए ये नीचे देखें, ये एक हमारे पास क्या है, वेक्टर है, sorry, is a vector where bj is a arbitrary vector। Prove that the two suffix set aij is also a tensor of rank 2। तो आप ऊपर वाली स्टेटमेंट को ही पढ़ लें कि इफ एन इनर प्रोडक्ट ऑफ अ क्वांटिटी एक्स विद द आर्बिट्रेरी टेंसर, अगर हम कोई भी इनर प्रोडक्ट क्वांटिटी एक्स को उठा के किसी आर्बिट्रेरी टेंसर के साथ, ठीक है, इनर प्रोडक्ट लें तो वो दोबारा से हमारे पास इट सेल्फ टेंसर ही आएगा। देन एक्स इज आल्सो टेंसर विद आर्बिट्रेरी टेंसर इज इट सेल्फ टेंसर देन, ठीक है, x is also a tensor। तो यहाँ पर bj is arbitrary vector है, then prove that 2 suffix I j is also tensor of rank 2। ये कुछ इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है, तो इसको देखिएगा, यहाँ पर इनके ऑर्डर जो हैं तो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। आगे कुछ आता है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। A tensor is said to be symmetric in a pair of indices I1 I2 say if सिमेट्रिक, यहाँ तो सिमेट्रिक लेने से मुराद क्या है भला, हम्म, ये कुछ इस तरीके से है, टेंसर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इन अ पेयर ऑफ इंडेक्सेस। ओके, कि सिमेट्रिक किस तरह से है कि अगर हमारे पास जिस तरह से ये इंडेक्सेस लिखे हुए हैं AI1 AI2, अगर ये दोनों को हम लिख सकते हैं AI2 AI1 पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, ये इक्वल हो जाए, तो देन हम इसको कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। अगर वो नेगेटिव के बराबर आता है ना, जैसे वो हम पढ़ते हैं अगर ए बराबर नहीं का ट्रांसपोज तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अच्छा, तो ये है कुछ कुछ इसके रिजल्ट्स हैं, ये नीचे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेटेड, ठीक है। आगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ टेंसर इक्वेशंस। A tensor equation which hold in one coordinate system hold in every coordinate system। अगर a tensor equation जो होती है अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होल्ड होती है तो वो तमाम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होल्ड होगी। ये फंडामेंटल इक्वेशन है, ठीक है। आगे जीरो टेंसर क्या होता है, आगे पहले भी हमने पढ़ा, ठीक है, तो जिसका कंपोनेंट वन होता है। आगे आता है आइसोट्रोपिक टेंसर। A tensor is said to be isotropic if components remain the same in all rectangular coordinate system under the orthogonal rotation of। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अब एक टेंसर जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है इफ इस कंपोनेंट रिमेन द सेम, वो सेम ही रहें तमाम कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर उसकी ऑर्थोगोनल क्या करवाएं, रोटेशन करवाएं। नोट दैट द टेंसर ऑफ जीरो और आर आइसोट्रोपिक, इसका मतलब है जो स्केलर होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। सिंस देयर आर नो आइसोट्रोपिक टेंसर ऑफ ऑर्डर वन का कोई भी आइसो, क्योंकि वो सिस्टम चेंज करने से वो खुद ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देयरफॉर वी विल डिस्कस द आइसोट्रोपिक टेंसर ऑफ द सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जीरो ऑर्डर के क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। वन ऑर्डर का हमें कोई आइसोट्रोपिक टेंसर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि हम सेकंड और थर्ड की हम टेंसर जो आइसोट्रोपिक है उनको स्टडी करेंगे। तो प्रूव दैट द कनोकल टेंसर जो होता है ये ऑर्डर टू का है, पहले भी हमने पढ़ा है, ये क्या है, आइसोट्रोपिक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कनोकल टेंसर होता है ये ऑर्डर टू का आइसोट्रोपिक होता है। और यहाँ पर ये जो अल्टरनेटिव टेंसर होता है ये भी क्या होता है, आइसोट्रोपिक टेंसर के। ये इसको किसी भी सिस्टम में ले जाएं तो ये सेम देगा, ठीक है, और इसके प्रूफ हैं। आगे हायर के बोला हुआ है कि हायर के इट कैन बी प्रूव दैट द एनी फोर्थ ऑर्डर आइसोट्रोपिक टेंसर विद कंपोनेंट कैन एक्सप्रेस इन दिस समेशन फॉर्म। तो इनको हम मजीद स्टडी कर सकते हैं हायर केसेस में, ठीक है। आगे टेंसर कैलकुलस आती है, ठीक है, डिफरेंशिएशन आएगी, इंटीग्रेशन आएगी। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास nth ऑर्डर का अगर कोई टेंसर है, अगर हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, सही है, एक्स पी के लिहाज से, तो जब हम
डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके ऑर्डर में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, ठीक है, n+1 टाइम। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अ टेंसर, ठीक है, जैसे हम वेक्टर्स की वहाँ पर इंटीग्रेशन ले रहे थे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में उनका जो ऑर्डर होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, इधर लिखा भी होता है सेम ऑर्डर, ठीक है। आगे कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन टू अ वेक्टर एनालिसिस डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट तो आप लोगों ने पहले भी वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है, टेंसर जो मोर जनरलाइज फॉर्म है। प्रूव दैट ए आई जे पी जे आर द कंपोनेंट टू फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जाहिर बात है अगर एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, ये फर्स्ट ऑर्डर के इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर स्केलर आ जाता है। तो स्केलर का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये इसकी जी क्रॉस क्रॉस में देखें तो क्रॉस में आपको पता है कि अगर हम सेम जो होता है उनके अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसी ऑर्डर का आ जाता है हमारे पास, ठीक है, नहीं तो कि दोबारा से एक वेक्टर आ जाता है। आगे यहाँ पे कुछ थ्योरम है, थ्योरम को देखिएगा। आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी डिफाइन है, क्योंकि ये जिस तरह से वेक्टर है, वेक्टर पे एक उसका केस है। आगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो एक वेक्टर आंसर देता है। डेल ऑपरेटर है, ठीक है, डेल ऑपरेटर को हमने पीछे भी स्टडी किया हुआ है पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर डेफिनेशन आती हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आगे ग्रेडियंट, जाहिर बात है अगर हमारे पास एक फाइव फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वी नो दैट, तो उसका ग्रेडियंट ये होता है। तो इन टेंसर नोटेशन, टेंसर नोटेशन में इक्वेशन वन जो होती है वो क्या बन जाती है, ये बन जाती है, क्योंकि इंडेक्सेस की फॉर्म में आएगी, ये देखें एक्स आई की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद ये देखें, अगर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो आर द कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो जाहिर बात है ये जीरो है, तो जाहिर बात है कि अगर हम इसका ग्रेडियंट लेंगे तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको पता है यहाँ पर तो ये ग्रेडियंट चल रहा है। आगे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस में आप वेक्टर ही लेते हैं तो जाहिर बात आपके पास एक स्केलर आ जाता है। तो इस मीन पे अगर आप एक फर्स्ट ऑर्डर टेंसर उठाते हैं, वेक्टर को उठाते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो स्केलर का क्या होता है, देन सॉरी, जब उसकी हम डाइवर्जेंस लेंगे तो हमें एक स्केलर मिल जाएगा, तो देन इट्स मीन कि उसमें क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, उसमें तो इजाफा हुआ था, ठीक है। तो जहाँ पर उसने बताया हुआ डाइवर्जेंस जो होता है, ये अंडर रोटेशन हमारे पास क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, क्योंकि ये सेपरेटर है। यहाँ पर कर्ल है, कर्ल के बारे में भी हम जानते हैं। तो कर्ल का यहाँ पर, कर्ल की डेफिनेशन को अगर देखना हो इंडेक्सेस की फॉर्म में, तो वो जो मैं एप्सिलॉन बोल रहा हूँ उसकी फॉर्म में आएगी। और आपको पता ही है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। आगे कुछ ये रिजल्ट्स हैं थ्योरम है इसके रिलेटेड, कर्ल के रिलेटेड, तो हमने ये क्या पढ़ा है, ग्रेडियंट पढ़ा है। आगे इसके कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ जो ये लास्ट वाले हैं ये तो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं, कि अगर किसी कर्ल का हम डाइवर्जेंस लें तो वो ज़ीरो होता है, अगर किसी ग्रेडियंट की कर लें तो वो भी ज़ीरो होती है। इस तरह से रिजल्ट पढ़े हुए हैं हमने पहले भी। तो इसमें आगे इंटेग्रल थ्योरम इन टेंसर फॉर्म, ठीक है। तो ये जारी बात है, उधर हम एक वेक्टर ले रहे थे जिसकी हम जस्ट जो है वो हम क्या ले रहे थे, ऑर्डर वन ले रहे थे। तो यहाँ पर आई ऑर्डर है, तो वो जो हमने पढ़े थे ना गास वगैरह थ्योरम, उनको किस फॉर्म में शो करना है, हमें टेंसर की फॉर्म में शो। तो ये तो पहले हमने पढ़ा था, बस हमने इंडेक्सेस ना लगा देने हैं वो वाले ना, ए आई एम आई, क्योंकि उनके हमने उनको हाई डिमेंशन में स्टोक थ्योरम, ये देखें लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में चेंज किया, तो हमने जस्ट उनके साथ क्या लगा दिया, ए आई एक्स आई और साथ साथ ट्रिपल वाला जो भी किसी में। आगे एगन वैल्यूज एंड एगन वेक्टर्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, ठीक है। तो
ये आपको पता है एगन वैल्यूज फाइंड करने का तरीका होता है, ठीक है, 3/3 में, तो ये सबको पता है। एगन वैल्यू के कोर्सपोंडिंग जो हमारे पास वेक्टर्स आते हैं दैट आर एगन वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इनवेरिएंस ऑफ एगन वैल्यू, द एगन वैल्यू ऑफ द सेकंड ऑर्डर क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द एगन वैल्यू एंड एगन वेक्टर, तो ये आपको पता है हम लीनियर अलजेब्रा में भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आगे आता है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ एगन वेक्टर। तो a real symmetric tensor has a three real eigenvalue of the two or three may be repeated। जो हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर होता है वो थ्री एगन वैल्यूज देता है, रियल मे बी टू और थ्री रिपीटेड होती हैं। ए रियल सिमेट्रिक टेंसर विद डिस्टिंक्ट, जिनकी एगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती हैं, वो म्यूचुअली क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं लीनियर अलजेब्रा में और इधर भी। और थर्ड नंबर पे रियल सिमेट्रिक टेंसर विद वन डिस्टिंक्ट एंड one repeated eigenvalue has a unique eigenvector corresponding to the distinct eigenvalue। Two eigenvector may be found corresponding to the repeated eigenvalue such that eigenvector mutually orthogonal, जो दो वैक्टर होंगे जहाँ वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, आगे आता है प्रिंसिपल एक्सिस एंड द प्रिंसिपल डायरेक्शंस। अ सेकंड ऑर्डर टेंसर हैज अ प्रॉपर्टी that by a suitable transformation of a coordinate system it can be reduced to a diagonal form, ठीक है। The component a I j are only non-zero if I is equal to j, अगर वो बराबर होते हैं the coordinate axis of the new coordinate system known as the principal axis, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा उसका टेंसर से रिलेटेड है, एगन वैल्यू और एगन वेक्टर के ही रिलेटेड। मेरे ख्याल में आपकी टॉपिक रहा नहीं क्या कोई टेंसर का, इसमें an expression which does not change under the transformation from a coordinate system to another is called invariant। There is only one independent invariant that can be constructed from first order tensor, मीन ये फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के साथ बनाएगा। तो ये जीरो के बराबर लेकर आगे उसको जीरो के बराबर रखा, तो ये वही जो टेंसर को एज इनवेरिएंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ लीनियर अलजेब्रा यूज हो रहा है, ट्रेस कैसे लेना, ठीक है। इनवेरिएंट सेकंड ऑर्डर टेंसर्स का, थर्ड ऑर्डर टेंसर्स का। आगे आता है डेविएटर्स। द टेंसर फॉर विच द इनवेरिएंट वेंसीज आर कॉल्ड डेविएटर। जहाँ पर वेंसीज हो जाते हैं, वेंसीज हमारा जीरो आ जाता है, तो वो हमारे पास कैसे जाते हैं, डेविएटर। प्रूव दैट द सेकंड ऑर्डर टेंसर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द डेविएटर एंड द आइसोट्रोपिक टेंसर। तो यहाँ पर ये देखें तो ये सेकंड ऑर्डर है, तो ये सम में लिखा हुआ है किसके, सम ऑफ द डेविएटर, ये डेविएटर है, और ये क्या है, आइसोट्रोपिक टेंसर। तो यहाँ पर ये देखें ये वैनिश हो गया ना, तो वैनिश होने को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डेविएटर। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक की हमें डेफिनेशन पीछे पड़ेगा। तो यहाँ पर डेविएटर के हमारी जो है वो टेंसर खत्म हो जाती है। तो इट्स मीन कि हम कोई भी अगर सेकंड ऑर्डर टेंसर हो उसको सम ऑफ डेविएटर और आइसोट्रोपिक टेंसर में लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास टेंसर का मेन कंसेप्ट। तो आप इसमें से एमसीक्यूज को तलाश कर लें जो मेन मेन है, तो जाहिर बात है इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन तो नहीं आते, कंसेप्ट हमने जितना था वो ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास टेंसर्स का, हमारे पास जो कोर्स है वेक्टर टेंसर्स का, वो हमारे पास क्या हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वेक्टर टेंसर्स को भी ख़त्म कर लिया विदाउट एनी रिजल्ट्स या एनी थ्योरम्स को छोड़े बगैर। हमने इन चीज़ों को डिस्कस डिटेल से कर लिया। तो इंशाल्लाह अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले वेक्टर टेंसर्स के रिलेटेड, अदरवाइज मीटिंग को करते हैं ख़त्म, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा मैकेनिक्स, ठीक है। तो हम उसके बाद मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। देखता हूँ कि कौन से नोट्स या कौन सी बुक हम फॉलो करेंगे, ठीक है, फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। तो हम इंशाल्लाह 1 या 2 दिन तक ना
तो इसको मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। चलें ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं मैकेनिक्स में, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।